अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके अंदर एज अ लिपिड फंक्शंस, एज अ प्रोटीन फंक्शंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फंक्शन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों के रोल रोल क्या थे, ये हमने डिस्कस किया। अभी आते हैं यहाँ पर सेल के इन्वायरमेंट और सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के बारे में, रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको डिस्कस करते वक्त हमें ये समझना होगा कि एक बैरियर है तो उसके बीच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होगा। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पर ये होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट होगा या फिर ट्रांसपोर्ट वाया थ्रू चैनल्स होगा। बल्क ट्रांसपोर्ट में जो है एक साथ जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की, वो या तो फेगोसाइटोसिस होगा या पिनोसाइटोसिस। इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। या फेगोसाइटोसिस होगा, फेगोस मीन्स ईटिंग, साइटोसिस सेल मीन्स सेल ईटिंग। सेल ईटिंग इस सेंस में लिया है कि सेल में फॉर एग्जांपल WBC से वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, वो भी एक एग्जांपल है फेगोसाइटोसिस का। इसका मतलब हो गया सेल। एक है पिनोसाइटोसिस। यहां पर फेगो और पिनो के लिए समझते हैं कि इसमें लार्ज पार्टिकल्स होंगे या फिर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। यहां पर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे या लिक्विड पार्टिकल्स होंगे। ये हो गए इनका एग्जांपल हो गया WBCs का। इनका WBCs अगर इनगल्फ करें बैक्टीरिया को, ये एक एग्जांपल है फेगोसाइटोसिस। ये दोनों आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट थ्रू पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। अभी आते हैं वाया चैनल्स पे। सेकंड में चैनल्स, थ्रू चैनल्स। अब ये क्योंकि सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है तो स्पेशल चैनल्स होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए अलग चैनल्स होंगे, पोटेशियम के लिए अलग चैनल्स होंगे, ग्लूकोज के लिए अलग चैनल्स होंगे। इसी तरह सेलेक्टिव परमेएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए चैनल्स मौजूद नहीं होते हैं तो ये सेल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड है। गोल्ड अगर हम कंज्यूम भी करें, इसके लिए कोई चैनल मौजूद नहीं है, नो एनी चैनल। सो ये उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि गोल्ड अंदर इंटर ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसके लिए कोई चैनल मौजूद नहीं है। तो ये हो गए थ्रू चैनल्स ट्रांसपोर्ट। अभी आते हैं मज़ीद इसके फंक्शंस में। सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होगी उसमें एक्सक्रीशन भी होगी, सेक्रीशन भी होगी। थर्ड नंबर पे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और सेक्रीशन में फ़र्क मालूम करने के लिए साथ साथ लिखते हैं। फोर्थ पे सेक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना। सेक्रीशन मीन्स फ़ायदेमंद चीज़ों का सेक्रेट होना, फ़ायदेमंद चीज़ों का निकल जाना। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन में वेस्ट रिमूवल होता है।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट है, तो सेल से रिमूव होना लाजमी है, क्योंकि हर टाइम जो रिस्पायरेशन होती है उधर कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाता है, तो वो रिमूव होता जाता है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। सेक्रीशन में फ़ायदेमंद चीज़ें यानी बेनिफिशियल सेक्रीशन होती है। फॉर एग्जांपल एंजाइम से बेनिफिशियल है, सेक्रीट होते। हार्मोन्स हैं, ये सेक्रीट होते हैं, ये बेनिफिशियल है, और इनको सेक्रीशन कहेंगे हम। हार्मोन अगर सेक्रीट हो तो एक्सक्रीशन इनको नहीं कहेंगे, एक्सक्रीशन तब तब कहेंगे जब वेस्ट रिमूव हो। अभी इस सब के बाद एक और बात है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में आयनिक ग्रेडियंट जनरेट होता है, यानी अब फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर पे जनरेट, सेल मेम्ब्रेन जनरेट करता है आयनिक ग्रेडियंट जनरेट करता है। अब आपको पता है आयनिक ग्रेडियंट में दो मेन चीज़ें, सोडियम और पोटेशियम। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए, या बाय सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए। अब पंप वर्ड आया है तो यूँ समझना है कि ये इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी एनर्जी यूज़ हो गई है, ये एक्टिव है, एनर्जी यूज़ हो गई है एटीपी के फॉर्म में। इसकी वजह से आयनिक ग्रेडियंट जनरेट होता है। अब ग्रेडियंट डिफरेंस, आयंस में डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? फॉर एग्जांपल 3 सोडियम के आयंस सेल मेम्ब्रेन से आउट हो गए, तो 3 पोटेशियम के आयंस जब तक इन नहीं होंगे बैलेंस नहीं होगा। अब ग्रेडियंट जनरेट होने के लिए डिफरेंस लाना लाजमी है, क्योंकि अब ग्रेडियंट के लिए 2 पोटेशियम्स इन होंगे। फॉर एवरी 3 सोडियम आयंस आउट 3 पोटेशियम विल बी इन। इसकी वजह से ग्रेडियंट जनरेट होगा, दैट जनरेट्स ग्रेडियंट, आयनिक ग्रेडियंट। इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल भी होगा, यानी इसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। एक्शन पोटेंशियल होगा तो दैट मीन्स सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, दैट विल कॉज सिग्नल्स टू ट्रांसमिट। अब ये ग्रेडियंट जब तक जनरेट नहीं होगा, ये फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मैसेज सेंसरी ऑर्गन से दिमाग तक जाता है, तो ये पोटेंशियल ये ग्रेडियंट जनरेट जब तक ना हो मैसेज नहीं जा सकता है, तो ये जनरेट होके मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो ये हो गई ओवरऑल बात, कुछ चीज़ें आ गई सेल मेम्ब्रेन में इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट के तौर पर। अब आखिरी बात यह है कि इन सब की वजह से इसका पीएच भी मेंटेन होता है। पीएच कैसे मेंटेन होता है? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज़ इंटर नहीं होता है, उसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पंप सोडियम पोटेशियम पंप है, यानी एटीपी यूज़ होता है उसमें, उसकी वजह से सेक्रीशंस की वजह से और इसकी सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी की वजह से, इन सब वजूहात की वजह से इसका पीएच भी मेंटेन रहता है। तो ये थी बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मेन पॉइंट्स पे बात हुई वो हैं ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, excrete waste substances, secrete useful substances, generate ionic gradient, maintain a suitable pH and ionic concentration, इनके बारे में बात हुई। तो आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो अब इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और अंदर उसके ऑर्गेनील्स। साइटोप्लाज्म के बारे में, अब इसकी लोकेशन
सेल के अंदर इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो ये मौजूद है सेल की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला एरिया। यानी ये सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये वाला एरिया, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। यानी इसको लिख सकते हैं हम रीजन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, ये तो मालूम हुआ कि इसकी लोकेशन क्या है, ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब क्वेश्चन ये है, तो ये सारे प्रोकैरियोट्स में और सारे यूकैरियोट्स में होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होंगे, या फिर इसके अलावा कोई साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी होंगे। यानी प्रोकैरियोट्स में भी ये साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, बट नो साइटोस्केलेटन एंड नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स। और जबकि यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन भी मौजूद होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी मौजूद होंगे। तो ये हो गई साइटोप्लाज्म किन ऑर्गेनिजम्स में होता है और किस तरह होता है। अब आते हैं इसके नेचर पे या कंपोजिशन पे। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, फिजिको केमिकल। फिजिको केमिकल नेचर। फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो इसका केमिकल नेचर, उसका फिजिकल नेचर, यहाँ पर दो टाइप के इसके सॉल्यूशंस बनते हैं। इन दोनों टाइप्स में 90% वाटर होता है। यानी एक टाइप के सॉल्यूशन में, पहले टाइप के सॉल्यूशन में इसको ट्रू सॉल्यूशन नाम देते हैं, इसका नाम ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन कैसे बनता है? 90% वाटर प्लस साल्ट्स, उसमें से शुगर्स, एमाइनो एसिड्स, ये सब मिलकर, शुगर, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा वाइटामिन्स, इसके अलावा डिजोल्व गैसेस। यानी 90% वाटर के साथ साथ साल्ट, शुगर्स, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, डिजोल्व गैसेस, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स, ये सब मौजूद होंगे जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे साइटोप्लाज्म में। ये है इसका केमिकल नेचर। सेकंड, एक सॉल्यूशन होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे 90% वाटर के साथ, कोलॉइडल सॉल्यूशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे 90% वाटर के साथ, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं।
ये हो गई फिज़िको केमिकल नेचर में केमिकल नेचर। अब फिज़िकल नेचर पे आते हैं, क्योंकि ये कंबाइन वर्ड है तो केमिकल नेचर इस सेंस में लिया गया है कि केमिकली कैसे बना है। अब ये फिज़िकल नेचर में अगर देखें तो यहाँ पर इसकी दो पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। ओवरऑल जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच जो साइटोप्लाज्म है, इसके टू पार्ट्स हो गए। एक का नाम है साइटोसोल, साइटोसोल जो है इनर साइड वाला होगा। इनर साइड मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पे, इनर साइड पे होगा। और ये थोड़ा सा कम विस्कस होगा दूसरे की निस्बत, लेस विस्कस होगा। यानी जो दूसरा साइटोजेल है, जो कि आउटर साइड पे है, आउटर के लिए वर्ड यूज हुआ है पेरिफेरल साइड पे, पेरिफेरल साइड पे है, ये ज्यादा विस्कस है, ये लेस विस्कस है, और ये मोर विस्कस है। ये हो गए इसके दोनों पार्ट्स साइटोप्लाज्म के। एक जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पे है, लेस विस्कस है, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन के साइड पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ये न्यूक्लियस है तो इस तरफ वाला साइटोसोल होगा, लेस विस्कस वाला। और बाहर वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, ये साइटोजेल होगा, ये साइटोसोल और ये साइटोजेल। तो अभी एक वर्ड है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को देखने से पहले एक बार इसकी वर्डिंग्स चेक करते हैं कोर्स के मुताबिक। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के लोकेशन की हमने बात की, उसके बाद फिज़िको केमिकल नेचर की बात की कि अबाउट 90% वाटर, अंदर जो साल्ट्स शुगर्स वगैरह होते हैं। फिर हमने बात की दोनों पोर्शंस के, जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज लेस विस्कस जो कि साइटोसोल है, देन टुवर्ड्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि साइटोजेल है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने बात की साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म की लोकेशन या रीजन कौन सी है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, इसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं साइटोसोल, साइटोजेल, इनके बारे में डिस्कस किया हमने। अभी आते हैं, एक वर्ड है इसके अंदर साइक्लोसिस। साइक्लोसिस एक वर्ड आता है, साइक्लोसिस कहते हैं। ये होता है कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स है, ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स और मायोसिन की वजह से होता है। यानी एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स कहते हैं इसको, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। ये खुद, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये असल में एक्टिन के सब यूनिट्स हैं, एक्टिन के सब यूनिट्स हैं। इनके साथ मायोसिन फिलामेंट भी मिलता है और कम्प्लेक्स बनाता है। और ये एक्टिविटी कैसे होता है, ये इसमें एनर्जी यूज़ होता है, एटीपी का एनर्जी यूज़ होता है। और असल में ओवरऑल अगर इसका देखा जाए तो ये सेल है, यहाँ पर मटेरियल की सर्कुलर स्ट्रीमिंग होती है, ऐसे मटेरियल घूमते रहते हैं अंदर।
अब इसका फ़ायदा ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेल के जो कंटेंट्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये होता है इसकी कम्प्लेक्स की वजह से, इसको बोलते हैं एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज पावर्ड बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस, इसको एनर्जी देता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की वजह से एटीपी टूटकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज होना और साथ साथ एनर्जी रिलीज होना है, और यही एनर्जी यूज होके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी। यानी एटीपी है, ये वाटर के साथ मिलकर एडीपी एडेनोसिन डाई फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होगा ये, और ये एनर्जी काज करवाएगा सर्कुलर स्ट्रीमिंग। यही सर्कुलर स्ट्रीमिंग होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ये आते हैं इसके फंक्शंस पे। साइटोप्लाज्म के दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो ये साइट है मेटाबॉलिज्म का और दूसरा ये साइट है स्टोरेज का। एक जो मेन मोटे फंक्शंस हैं, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेकंड साइट ऑफ स्टोरेज, ये दो मेन फंक्शंस हैं। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म में आपको पता है जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म साइट में हम लिख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सब मेटाबॉलिज्म में आएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इसमें आ सकता है। और एक और बात की, ये साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ये होगा साइटोसोल वाली साइट पे, ये दिस विल बी अकर इन साइटोसोल। ये सब होंगे साइटोसोल वाली साइट पे, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो है वहाँ पर। अभी साइट ऑफ स्टोरेज, अब ये वर्ड्स अगर देखें, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का टूट जाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का दोबारा न्यू बनना जेनेसिस, इसी तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, प्रोटीन का बनना, ये सब होता है साइटोसोल के अंदर। और साइट ऑफ स्टोरेज है, ये होता है इन साइटोजल वाली साइट पे ये होता है। एक तो ये फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनील्स के लिए, फ्लूइड मीडियम फॉर सेल ऑर्गेनील्स। इसी तरह स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, ये स्टोरेज है यूजफुल कंपाउंड्स के लिए स्टोरेज है, जैसे कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, इन सब की स्टोरेज होगी। यूजफुल कंपाउंड्स में लिपिड्स, एमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इन सब की स्टोरेज होगी। इसी तरह इसका एक और फंक्शन है, ये साइटोजल क्योंकि सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पे है, तो वेस्ट मटेरियल्स भी एक्सक्रीट होंगे, वेस्ट मटेरियल्स यहाँ से
वेस्ट की एलिमिनेशन होगी, साइटोसोल वाली साइड से वेस्ट की एलिमिनेशन होगी। तो ये हो गए इसके मेन फंक्शंस। तो अब तक हमने जो पढ़ा साइटोप्लाज्म के ये कहाँ पे होता है, इसकी रीजन कौन सी है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसकी इसी के साथ इसके दोनों टाइप्स, दोनों साइड्स यानी साइटोसोल साइटोजेल वाली साइड। उसके बाद इसके इसमें एक वर्ड था साइक्लोसिस, जो सर्कुलर स्ट्रीमिंग थी साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा फंक्शंस इसकी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म के तौर पर और साइट ऑफ स्टोरेज के तौर पर। तो ये था साइटोप्लाज्म के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं मज़ीद सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। तो अब तक के लिए थैंक यू जी। यहाँ पर हमने पढ़ा साइक्लोसिस, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स होता है। उसके बाद ये साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, साइटोप्लाज्म स्टोर हाउस ऑफ अ सेल है, इंक्लूड्स प्रोटीन सिंथेसिस ग्लाइकोलाइसिस वगैरह यहाँ पर होता है। अच्छा, इसके बाद आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स वाले टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फ़िलहाल के लिए थैंक यू जी।